बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव में डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। दूसरी जानब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज कहते हैं कि वो कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे। इसके अलावा IMF की शर्त पर सरकारी अफसरान के असासों की तफसीलात जमा कराने का फैसला कर लिया गया है। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको। सर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज इस बात का एतराफ़ किया है कि IMF ने वज़ीर ख़जाना और उनकी टीम को काफ़ी टफ टाइम दिया है। उनकी टीम को टफ टाइम से क्या मुराद है कि अवाम पे मज़ीद बोझ डलने जा रहा है या वो शराइत नहीं मानेंगे इस वक्त? देखिए, सबसे पहले तो जो आज एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है जी, और उसके साथ ही फिर एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान हुआ शहबाज शरीफ साहब की तरफ से। अब उसमें तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब ने जाने से इनकार कर दिया, आज भी अटेंड नहीं किया और जो 7 तारीख को है। अब मुझे नहीं पता कि उस एपेक्स कमेटी में चूंकि सारे हुकूमत के ही लोग थे और PTI का कोई नहीं था उसमें, जी, तो उसके जाहिर है वहाँ पे बातें तो हुई होंगी और एक प्लानिंग सारी। और इसी तरह से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस एक बड़ा अच्छा मौका था कि जहाँ पर सियासतदान हमारे बैठ के इस मसले पे, आपको याद होगा इससे पहले कश्मीर का मामला हो या मईशत का मामला हो या अब तो सिक्योरिटी, बहुत खौफनाक मामला, लेकिन बदकिस्मती से सियासतदान एक जगह पे नहीं बैठ रहे बिल्कुल सर। और हर गुजरते दिन के साथ रियासत के मसाइल बिगड़ते जा रहे हैं। सिक्योरिटी क्राइसिस, इकोनॉमिक मेल्टडाउन, पॉलिटिकल मेल्टडाउन, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, इलेक्शंस दूर दूर तक कहीं नहीं है। इसमें मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूं कि इन हालात में इलेक्शंस दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे होते हुए, और हुकूमत तकरीबन जो जिन लोगों से बात होती है ऑफ द रिकॉर्ड, वो कहते हैं कि हम बिल्कुल इलेक्शंस का किसी किस्म का इरादा नहीं है उनका। अच्छा, अब यहाँ पर यानी बयान तो आ रहे हैं, लेकिन इलेक्शंस ये कि होंगे नहीं होंगे, क्या होगा, अभी दूर की बात। उससे पहले जो बहरान खड़ा हुआ है वो हमारा माशी बहरान खड़ा हो गया। और माशी बहरान क्या है कि हमारे 3 दिन तक तो उनसे मुज़ाकरात होते रहे हैं, क्या हुए हैं, क्या फ़ायदा हुआ है, क्या रिजल्ट निकला है। शहबाज शरीफ साहब ने आज जो बात की है उसके बाद तो जो स्टॉक मार्केट थी वो और गिर गई जी, और उसके बाद और हालात बिगड़ गए। तो ये 3 दिनों में क्या हुआ है और आगे अब IMF क्या हमसे करवाने जा रहा है, क्या बात हो रही है यहाँ पे। मेहताब हैदर साहब, हमारे गहरी साथ नज़र हैं है उनकी बिल्कुल। मईशत पे और लिखते भी हैं और तज़िया भी देते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, माहिर माशियात, वो भी मौजूद हैं। पहले तो मेहताब हैदर साहब से ज़रा पूछते हैं कि ये हुआ क्या है IMF का 3 दिनों में। जी मेहताब हैदर साहब। जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। देखिए, बुनियादी तौर पे इन 3 दिनों में जो टेक्निकल लेवल टॉक्स थी हम्म, वो हमने कंक्लूड कर ली हैं और बेसिकली हमने अपने जो प्लान्स थे, जिसमें FBR का साइड थी, फिजिकल साइड थी, और एक्सपेंडिचर साइड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और पावर सेक्टर, और इसके अलावा BISP, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी हमने IMF के सामने रख दी हैं। लेकिन जो IMF की तरफ से एक मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल के लिए एक जो सारा डेटा है वो हम रख के उसके बाद उसकी जो प्रिस्क्रिप्शन है वो निकाल के मंडे को हमारे साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी तक की जो इंफॉर्मेशन शेयर हुई है उसमें ये है कि हुकूमत पाकिस्तान को फिस्कल गैप है, तो फिजिकल साइड पे आप हमें एडिशनल टैक्सेस भी लगाने पड़ेंगे और नॉन टैक्स रेवेन्यू की साइड पे भी मजीद इकदाम करने पड़ेंगे। बिजली का जो टैरिफ है, जो हम प्लान लेकर गए थे तकरीबन 7-7.25 रुपए पर यूनिट इंक्रीज का, वो IMF ने ऑलमोस्ट रिजेक्ट कर दिया है। और जो IMF की तरफ से आ रहा है वो 12 से 12.5 रुपए इलेक्ट्रिसिटी की स्टैगर करके कीमत बढ़ाना जो है वो शामिल है। इसी तरह गैस की प्राइसेस भी शामिल है। एक्सचेंज रेट के ऊपर हमें, आपने देखा कि वो जो फ्लड गेट टूटा उसके बाद आज मजीद जो है वो उसके अंदर डिप्रिसिएशन हुई, तो ये उस टाइम तक ये चीज़ें जो है वो जारी रहेंगी जब तक फंडामेंटल्स इंप्रूव नहीं होते। प्रॉब्लम ये है डॉक्टर साहब कि इस टाइम जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो लोएस्ट एब पे आ चुके हैं। $3.08 बिलियन के रिजर्व्स हैं। चंद हफ्तों की बात है, अगर IMF का प्रोग्राम नहीं होगा तो दूसरा फिर इसके बाद डिफॉल्ट का खतरा है।
अब इसलिए आईएमएफ को भी ये पता है कि पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट्स 5 माह की अगर देखें इस फाइनेंशियल ईयर की, कम से कम $10 बिलियन पे खड़ी हैं। $5 बिलियन का, और वो अनफुलफिल्ड जो मैं आपको बता रहा हूं। यानी हमारे पास 3.08 बिलियन डॉलर हैं। अच्छा, इसमें ये वो डॉलर है ना जो बाहर के मुल्कों ने रखवाए थे कि हमने खर्च नहीं करने, ये वो 4 बिलियन है ना, उसमें ये से बेसिकली डॉक्टर साहब इसमें डिपॉजिट सऊदी अरब के भी शामिल हैं, इसमें चाइनीज़ भी डिपॉजिट शामिल हैं, इसके अलावा बाकी ममालिक के हैं। अगर उस हिसाब से देखें तो फिर तो नेगेटिव के अंदर है। लेकिन बुनियादी तौर पे जितने लिक्विड रिजर्व्स हैं, हमारी रिक्वायरमेंट उससे ज़्यादा है। और ये एक ऐसे वक्त में है जब एलसीज नहीं खुल रही, कंटेनर्स हज़ारों की तादाद में हमारे पोर्ट्स पे खड़े हैं। ये क्राइसिस लाइक सिचुएशन है। अभी यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होगी, इसका सेकंड और थर्ड राउंड जो है वो आएगा। अभी आप ये देखें कि सप्लायर्स जो हैं वो फोर्स मेजोर की क्लॉजेस को इन्वोक कर रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं कि जब हमने आपके साथ कोई चीज़ सप्लाई करने का मुआहिदा किया था तो उस टाइम डॉलर का रुपी डॉलर रेट जो है 220 पे था, आज 278 पे खड़ा है, तो हम ये चीज़ सप्लाई नहीं कर सकते। एलसीज नहीं खुल रही उनकी, और इसके अलावा जो फैक्ट्रीज है वो बंद होंगी, तो एक डिफॉल्ट का खतरा वहां पे भी, डोमेस्टिक साइड पे भी वो क्राइसिस आगे चल के आएगा चंद दिनों के हमारे अंदर। पास कितने दिनों के पैसे रह गए हैं हमारे पास? मैं जरा सादा अल्फाज में पूछूं आपसे। मैं समझता हूं डॉक्टर साहब, हम 2 से 3 वीक से ज्यादा गुजारा नहीं कर सकते। अच्छा, हमारी इंपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट्स 2 वीक से ज्यादा की नहीं है हमारे पास। और दूसरी बात यह है कि इस टाइम अगर आईएमएफ का इस टाइम टॉक्स कंक्लूड नहीं होती 9 फरवरी को, तो उसके बाद ये क्राइसिस बहुत सीरियस होगा, और सीरियस क्राइसिस जो है वो ट्रिगर हो जाएगा। इसलिए हुकूमत जो है उसके पास चॉइस कोई नहीं है स्वाइस के कि वो इन सारी बातों पे जो आईएमएफ की प्रिस्क्रिप्शन है इस टाइम, उसकी डिक्टेशन को कबूल करे और वो सारी चीजों पे अमल करे। अच्छा, ऑयल की प्राइस और बढ़ाने जा रहे हैं? तेल की अभी 35 रुपए तो बढ़ी है, पेट्रोल की और बढ़ाने का है इरादा? देखिए, आईएमएफ की 3 इसके ऊपर जो है जी फिस्कल साइड पे कंडीशन 3 वो हैं हुकूमत पाकिस्तान के पास। कोई एक हमने उस पर अमल दरामद करना है। अक्रॉस द बोर्ड जीएसटी का रेट 1% बढ़ा दिया जाए। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर, दूसरी है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर हम 17% जीएसटी लगाएं। तीसरी ये है कि हम ये जो पेट्रोलियम लेवी हमने लॉ के अंदर 50 रुपए की मैक्सिमम लिमिट रखी हुई है, इसको बढ़ा के 70 या 80 रुपीस कर दिया जाए। ओहो, अब ये तीनों चीजें एक ऐसे वक्त, थोड़ी सी इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस जरा नीचे आई हैं, लेकिन ये जो कंडीशंस आईएमएफ की आ रही हैं, तो इसके नतीजे में आप देख सकते हैं कि अगर तीनों में से जो भी शर्त हमने मानी, उसके नतीजे में एक तो ओवरऑल इन्फ्लेशन भी होगी, और खासकर पेट्रोलियम और ये जो बिजली की प्राइसेस हैं इनमें इजाफा करना यानी पड़ेगा। अच्छा, यानी मैं ये कहूं सादा अल्फाज में कि आईएमएफ और हमारे दरमियान कोई बेहतर बात नहीं हुई, कोई मुनासिब बात नहीं हुई अभी तक। और एक जो भी अगले आने वाले दिन है उसमें महंगाई का बहुत बड़ा तूफान आएगा, अगर हम आईएमएफ के साथ हमारे मामला तय हो गए तो भी। डॉक्टर साहब, आप ठीक कह रहे हैं, आईएमएफ के साथ अगर हमारे मामला तय हो गए तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, लेकिन अगर आईएमएफ के साथ मामला तय नहीं होते तो फिर इन्फ्लेशन कहां पे जाएगी? फिर तो शॉर्टेजेस और इन्फ्लेशन की कोई फिगर जो है वो मेरे ख्याल में डिस्कस ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। इन्फ्लेशन से मुराद महंगाई है महंगाई, ना? जी बिल्कुल। महंगाई। अच्छा, डॉक्टर फरूख सलीम साहब, आप एक तो बताएं कि इसको कैसे आप सूरत हाल को देख रहे हैं? आप क्या तवक्को कर रहे थे कि ये सूरत हाल डेवलप होगी? और ये बताएं कि ये 5.2 ट्रिलियन का ये जो कह रहे हैं आईएमएफ वाले के डेट सर्विसिंग करें, इसको जरा समझाएं। ये तो बहुत खौफनाक बात है। गालिबन कैसे देख रहे हैं आप हालात को? डॉक्टर साहब, आईएमएफ के हवाले से मैं समझता हूँ कि जो जब शुरुआत हुई थी तो 5 बड़ी शराइत थी। उसमें मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ी शर्त थी उनके आने से पहले की, वो ये थी कि आप रुपए को उसकी हकीकी वैल्यू पे लेके आए। रुपए को, जो रुपए और डॉलर का जो मार्केट का तयन है, ये आप खुद से ना करें, ये मार्केट को दें। ये जब हमने उनकी शर्त एक्सेप्ट कर ली, तो उसके बाद उन्होंने अपनी रजामंदी बताई कि वो अपना डेलीगेशन जो है पाकिस्तान भेजने के लिए तैयार है। तो 5 में से पहली जो सबसे बड़ी शर्त थी वो हम मान चुके हुए।
उसके बाद मामला था पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के लिए। वो जैसे आपने कहा अच्छा कि फारूक हमने सलीम साहब, आज आपको पता है कि डॉलर कितने का है मार्केट में, ओपन मार्केट में डॉलर कितने का? आप जरा बताएं, मैं फिर अपनी फिगर बताता हूं। जी डॉक्टर साहब, आज ओपन मार्केट में कोई 283 रुपए में लाहौर में और पिंडी में और इस्लामाबाद में जो आवाज आ रही थी। और अगर आपने बड़ी अमाउंट में खरीदना हो, जहां कराची में बड़ी अमाउंट वाले बेचने वाले लोग थे, वो 290 292 से कम पे नहीं बेच रहे। अच्छा, मैंने पूछा 295 तक था कराची में, आज 295 तक। आप जी डिपेंड 292 कहे हो कितनी करीब, बड़ी ठीक है अमाउंट ठीक है ठीक है। जाती अच्छा, दूसरी शायद पेट्रोलियम की, वो हम बढ़ा दी है हमने 35 रुपए, लेकिन अब मजीद बढ़ाने जा रहे हैं, जो मेहताब हैदर साहब ने कहा है, मजीद जी हम अब उसको बढ़ाने जा रहे हैं। फिर बिजली जी बढ़ाने जा रहे हैं, फिर गैस बढ़ाने जा रहे हैं, और ये 5.2 ट्रिलियन, इसको जरा समझाएं, ये क्या चीज है? डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि बिजली और गैस के ऊपर भी किसी न किसी किस्म का लेन देन हो जाएगा। जहां मामला अटक रहा है वो है जिसको हम कहते हैं सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान। उन्होंने कहा था कि जी आपने एक साल में 685 अरब रुपए का नुकसान किया है सिर्फ बिजली के शोबे में, तो उसका कोई मंसूबा हमारे सामने रखें। तो वो जो वजारत खजाना ने मंसूबा बना के रखा था, उसको लगता ऐसे है कि आईएमएफ ने उठा के बाहर फेंक दिया। ये कहते हैं इसमें कोई जान नहीं है। तो ये यहाँ पे आके मेरा ख्याल है कि मामला अभी अटका हुआ है, बाकी चीजों पे लेन देन हो जाए। अच्छा, जो 5.2 खरब रुपए, ट्रिलियन रुपीस का जो मामला है, ये डॉक्टर साहब बड़ा ही खतरनाक मामला लगता है। क्योंकि जो बजट जब हमने बनाया था जून के महीने में, तो उस वक्त हमारा ख्याल ये था कि 4,000 अरब से कम की जो है वो डेट सर्विसिंग, जिसको हम कहते हैं कि जो सूद की अदायगी है, वो उससे कम होगी। अब अगर ये 5,000 अरब पे आ रही है, पिछले हफ्ते मुझे बताया जा रहा था कि ये 5,000 अरब पे है, अब आवाज आ रही है कि ये 5.2 खरब रुपए पे आएगी। जिसका मतलब ये है कि जितना भी विफाकी हुकूमत टैक्स इकट्ठा करेगी, उसके बाद उसने सूबाई हुकूमतों को बांटना है। उसके बाद इसके पास, विफाकी हुकूमत के पास कोई 5,000 अरब से ज्यादा नहीं बचता। और अगर वो 5,000 का 5,000 हमने सूद की मद में दे देना है, तो इसका मतलब है कि फिर विफाकी हुकूमत का खजाना जो है वो टोटल खाली है। अभी इसके बाद डिफेंस का बजट भी भरना होगा, इसके बाद पेंशन भी हैं, इसके बाद जिसको हम कहते हैं रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट, यानी कि जो हुकूमत चलाने के कोई 550 अरब रुपया है, वो भी नहीं होगा। जो हमने ग्रांट्स देनी है कोई 1,000 अरब की, वो भी नहीं होंगी। कोई 600 अरब रुपए की जो सब्सिडीज दी जाती हैं, वो भी नहीं होंगी। तो ये अगर 5,000 अरब पे हमारी सूद की अदायगी जाती है, तो सूद अदा करने के बाद विफाकी हुकूमत के पास बचता कुछ नहीं। अच्छा, तो ये कंडीशन उनकी तरफ से आ गई, तो फिर वफाकी हुकूमत के पास कोई पैसा नहीं बचा। अच्छा, तो ये तो फिर इसके बाद तो क्या है फिर आईएमएफ का? मुझे ये बताएं जरा मेहताब हैदर साहब कि ये एक तो ये जरा बताएं, ये इसहाक डार साहब ये सैलानी वेलफेयर वालों के पास गए हैं कि डॉलर इकट्ठे करें? एक तो ये बताएं बात। दूसरी बात मुझे बताएं कि ये क्या चक्कर है कि वो उन्होंने कहा है कि सियासी हम आहंगी होनी चाहिए, मतलब पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा करें, और ये जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, शायद ये आईएमएफ की ही उस बात से इसका कोई राब्ता आप देख रहे हैं जिसमें इमरान खान ने कह दिया कि मैं नहीं आ रहा जी? देखिए डॉक्टर साहब, जो आईएमएफ के साथ पहली मीटिंग चेयर की, फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी उसमें शामिल थे, जी जब टेक्निकल लेवल टॉक्स का आगाज हुआ लास्ट ट्यूसडे को, जी उसी में आईएमएफ ने दो तीन बातें बड़ी क्लियरली कही थी। एक तो उन्होंने कहा था जी ये जो फिजिकल आप मेजर्स ले रहे हैं, यानी मजीद टैक्सेस आप लगाएंगे, ये क्वालिटेटिव होने चाहिए, ये सस्टेनेबल होने चाहिए, और इस पर पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए। अच्छा, उन्होंने कहा कि अगर आप ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये कोर्ट्स के अंदर जो है स्ट्राइक डाउन ना हो जाए। ठीक है। इस पर डार साहब ने कहा कि देखें, हम बुनियादी तौर पे इसको, चूंकि जल्दी हम एडिशनल टैक्सेस लगाना चाहते हैं और आपके बकौल ही हमारे पास टाइम नहीं है, साल का जो है वो तकरीबन 7 माह गुजर चुके हैं, और ये अगर इस महीने की भी देखें तो आज 3 तारीख हो चुकी है, तो ये मेयर्स लेते लेते 8-10 दिन मजीद जो है वो गुजर जाएंगे। तो बुनियादी तौर पे उन्होंने कहा कि हम इसको ऑर्डिनेंस की सूरत में लाने के बाद जल्दी पार्लियामेंट में बिल की सूरत में लेकर जाएंगे, और वी बिलीव फॉर इवॉल्विंग पॉलिटिकल कंसेंसस। तो वहाँ पे हम जो है वो बातचीत करेंगे। लेकिन वहाँ पे फिर आईएमएफ की तरफ से कहा गया कि मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिकल पार्टी है
वो तो पार्लियामेंट के नेशनल असेंबली के अंदर मौजूद ही नहीं है। अच्छा, पीटीआई का जिक्र आया आईएमएफ की तरफ से? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा जी वो तो वहां मौजूद ही नहीं है, तो उस पर कहा गया कि सेनेट में, लेकिन सेनेट चूंकि मिनी बजट को या मनी बिल को पास नहीं करता, सिर्फ उनकी रिकमेंडेशंस होती हैं, तो इसमें फिर इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर आपको पता है सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है, लेकिन जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो भी एपीसी के एजेंडा के ऊपर है। और मैं सिर्फ एक बात आपको बता दूं, आज जो प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की है और जो आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज के बारे में उन्होंने वर्ड यूज किया है, वो कह रहे हैं कि इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशंस, यानी हुकूमत की तवक्को से भी ज्यादा वो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि आईएमएफ का रवैया कितना सख्त है उनके साथ। तो ये बेसिकली, और आप ये जो सैलानी ग्रुप की बात कर रहे थे, देखें बुनियादी तौर पे इस टाइम डॉलर का क्रंच तो है, तो पहली जो स्ट्रैटेजी थी कि बायलैटरल्स जो डोनर्स हैं, सऊदी अरब, चाइना, यूएई, कतर, उनसे पैसे ले लिए जाएं, वो तो मैनेज नहीं हुआ, वो स्ट्रैटेजी नाकाम हो गई। तो अब डूबते को तिनके का सहारे वाला मामला है, लेकिन मसला ये है कि ये आईएमएफ की बैकिंग के बगैर ये जितना बड़ा गैप है ये फिल होगा नहीं। तो हमें पैच वर्क करने के बजाय अब ऑप्शन और कोई नहीं है और टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इस टाइम जो पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इनको पॉलिटिकल कॉस्ट के बजाय इस टाइम रियासत को बचाने की जो है वो बात करनी नहीं। अगर इमरान खान नहीं आ रहे, देखें ना, वो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में इमरान खान नहीं आ रहे, आईएमएफ यहां बैठी है, वो कह रही है सियासी हम आंगी पैदा करें। आज जो एपेक्स कमेटी है उसमें भी वो नहीं गए, तो उन्होंने, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं तो इनके साथ जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि चोरों के साथ मैं हाथ में नहीं मिलाऊंगा। अब मुझे ये एक तो ये बात ये बता, दूसरी बात उनकी तरफ से ये जो बात आ गई है कि 17 से 22 ग्रेड तक के जो अफसरान हैं वो अपने और अपने खानदान वालों के असासे अंदरूने मुल्क और बैरून मुल्क डिक्लेयर करें। ये क्या करप्शन और ये सारी चीजों के पीछे भी आईएमएफ आ रही है क्या? ये बेसिकली सर उनके इस प्रोग्राम की शुरू की कंडीशनैलिटी थी, हम इसको डेफर करते रहे और एक्सटेंशन इसके अंदर मांगते रहे। अल्टीमेटली जो लास्ट रिव्यू था उसमें हमारी फाइनल कमिटमेंट थी कि हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। वो अलग बात है कि हमने उसमें थोड़ा सा डिले किया है, लेकिन इसमें जो सिविल ब्यूरोक्रेसी के अफसरान शामिल हैं उनको शामिल किया गया है, ये अच्छी पेशरफ्त है। लेकिन डॉक्टर साहब उसमें ये देखें ना कि बहुत से लोग अपने नाम पे असासे नहीं रखते, उसके हवाले से बेनामी का जो लॉ है वो मौजूद है, लेकिन उस लॉ को बुनियादी तौर पे उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया जिस इंटेंशंस के साथ उसको बनाया गया था। अभी तक जो बेनामी का लॉ है उस पे पूरी तरह से इफेक्टिव इन्फोर्समेंट एफबीआर नहीं कर सका, लेकिन ये एक पेशरफ्त हम इसको जरूर करार दे सकते नहीं, हैं। आज इसीलिए वो कोर्ट्स वगैरह के अंदर एक हुआ है ना, वजारत कानून ने भी एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम, वो भी तो हुआ है ना आज। तो ये भी आईएमएफ की तरफ से हुआ है कि जी आप उसको एक्टिव करें फौरन, बेनामी जो एक्ट वगैरह बने हुए हैं उसके ऊपर अमल दरामद। देखिए ये बुनियादी तौर पे आईएमएफ के प्रोग्राम का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन पहले से हम ये लॉ बना चुके हैं और बुनियादी तौर पे जो एफबीआर है वो लॉ बना के भी बुनियादी उनका मसला ये है कि वो कैपेसिटी नहीं है कि उन लॉस पे इफेक्टिव अमल दरामद करवाया जा सके। तो ये इस हवाले से एक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी की जो है ओवरऑल एक्सरसाइज है, ये उसका हिस्सा है। नहीं, एक रिपोर्ट नहीं आई थी कि कई सैकड़ों जो या हजारों की तादाद में तो ड्यूल नेशनलिटी है लोगों के पास? जी बिल्कुल ड्यूल नेशनलिटी है, और वो भी आपको पता है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर वो उसको डिक्लेयर करते हैं, वो वैसे भी अपनी डिक्लेरेशन जो है वो जमा करवाते हैं। लेकिन अब बुनियादी तौर पे ये फायदा होगा कि चूंकि एफबीआर की एक्सेस बैंक्स के साथ भी है, तो बुनियादी तौर पे ये मनी ट्रेल और ट्रैक डाउन करने के लिए एक आगे की तरफ पेशरफ्त जरूर है। लेकिन आपको पता है लोग अपने नाम पे चीजें नहीं रखते, जरूरी नहीं है कि वो बैंक्स के अंदर अपनी जो अगर डर्टी मनी कोई उनके पास है तो वो उसको रखें, लेकिन ये ओवरऑल जो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी है उसी के हवाले से है। मैं इसको कोई बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट नहीं समझता। अच्छा, सिर्फ सिविल ब्यूरोक्रेसी की बात की है उन्होंने, और बाकी जो हमारे मुल्क में एलीट है उसका जिक्र नहीं है कहीं। रूल्स ऑफ द बिजनेस के तहत जो सिविल ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको इसके अंदर शामिल किया गया है जी। अच्छा, ये बताएं फरूख सलीम साहब कि मेहताब हैदर साहब कह रहे हैं कि ये वही 10-12 दिन के पैसे हैं हमारे पास, 2 हफ्ते के या आगे पीछे, और कंडीशंस उनकी तरफ से आ रही हैं सख्त,
और आपने ये कहा कि ये जो शर्त है कि जिसको पूरा हम करते हैं, एक तो महंगाई बेतहाशा, जीएसटी, या अगर आप तेल की कीमतें, लोगों में हिम्मत है कि 30 रुपए और बढ़ें? ये तो अजीबो गरीब सा माहौल होगा पूरे मुल्क में। फिर उनकी तरफ से ये जो बात की जा रही है, सारी बातें करने के बाद वफाकी हुकूमत के पास पैसा ही नहीं होगा कि वो डिफेंस पे और अपना खुद खर्चा पूरा कर सके, तो फिर ये क्या, ये कहां पे खड़े हो गए हम जाके इस वक्त? ये क्या है? डॉक्टर साहब, दो मुल्कों की एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। श्रीलंका के पास $2 अरब के जखायर थे जब उसने डिफॉल्ट डिक्लेयर किया। तो एक मुल्क तो श्रीलंका है जिसने डिफॉल्ट डिक्लेयर किया, और डिफॉल्ट के बाद भी उसको जाना आईएमएफ के पास ही पड़ा। तो या तो डिफॉल्ट से पहले आईएमएफ के पास चले जाए या डिफॉल्ट के बाद आईएमएफ के पास चले जाए। दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास है बांग्लादेश। बांग्लादेश बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल इसलिए है कि उनके पास कोई $40 अरब के जखायर थे, और जैसे ही वो 33 अरब पे पहुंचे वो फौरन भागे गए आईएमएफ के पास, और कल ही उन्होंने एक आईएमएफ के साथ एक मुआहदा साइन कर लिया। तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं। या तो एक मुल्क है जिसने डिफॉल्ट डिक्लेयर किया और उसके बाद वो आईएमएफ का हिस्सा बना और आईएमएफ के पास भागा। एक मुल्क ऐसा है जिसके पास बेतहाशा जखायर मौजूद थे, जब उसने देखा कि जखायर गिर रहे हैं तो वो भागा आईएमएफ के पास, उसने आईएमएफ के साथ एक मुआहदा कर लिया। अब ये बात बड़ी वाज़ेह है जिसको हम कहते हैं कि द वर्स्ट इज अहेड ऑफ अस। जो बुरा वक्त अभी आना है वो हमारे माजी में नहीं है, वो मुस्तकबिल में। अभी हमने बुरा वक्त जो है वो देखना है। अशराफिया ने जो, आप समझिए कि वो जो पार्टी थी ना पिछले 50-55 सालों की, जहां पे हम अमेरिका से भी कर्जे लिया करते थे, ग्रांट्स भी लिया करते थे, फिर दोस्त ममालिक से पैसे आते थे, फिर वर्ल्ड बैंक से मल्टीलैटरल से कोई $60 अरब ले लिया, अमेरिका से कोई $70 अरब ले लिया। वो पार्टी इज ओवर ना। अब हमने अपने अंदरूनी जो हमारे रिसोर्सेज हैं, वसाइल हैं, उनके ऊपर अगर हम खड़ा हो सकते हैं तो हमने खड़ा होना है। और अगर कोई ऐसी सियासी ताकत जो है जो हमारे खसारे दूर कर सके और हमें अपने पांव पे खड़ा कर सके। अच्छा, मैं एक बात मेहताब आपसे पूछूं। सारी शर्तें हमने मान ली, महंगाई भी हो गई, बजट ये भी कर दिया हमने, ये भी लोगों के सरों पे टैक्स डाल दिए, सब कुछ कर दिया, एक तूफान आ गया महंगाई का, लेकिन इसके ऊपर सियासी हम आंगी नहीं है। वो कह रहे हैं सबसे बड़ी पार्टी तो इसमें है ही नहीं शरीक, फिर क्या होगा? और इलेक्शन ये रही है, अभी यही नहीं पता इलेक्शन होना है नहीं होना, क्या सर पैर होगा, बजट कौन बनाएगा, ये सियासी हम आंगी कैसे पैदा होगी? जी देखिए सर, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ये तो मेजर कंसर्न है, और ये आईएमएफ हर दफा अपनी रिपोर्ट में भी इसको मेंशन करता है, और इस दफा स्टार्टिंग ऑफ टॉक्स जो है वो इसी पॉइंट से शुरू हुई। अच्छा, देखिए बुनियादी तौर पे इसीलिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये पॉलिटिक्स को एक साइड पे रखें और चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करें। इसके बगैर इस मुल्क का गुजारा नहीं है। चूंकि डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मैं उनकी बात सुन रहा था। ये जो हम अपना स्ट्रैटेजिक डेप्थ के हवाले से अपने आप को रेलिवेंट समझते थे दुनिया के साथ, और दुनिया में बेल आउट पैकेज देती थी, दैट पार्टी इज ओवर। तो हमें अपने पांव पे खड़ा होने की जरूरत है। और एक और बात मैं यहां में मेंशन करना चाहता हूं, और डॉक्टर फरक सलीम साहब उस कमेटी के मेंबर भी हैं। उस कमेटी ने रिसेंटली एक नासिर खोसा साहब की सरबराही में नेशनल ऑस्टेरिटी कमेटी ने एक अपनी रिपोर्ट बनाई। उस रिपोर्ट में बड़ी मेजर किस्म की रिकमेंडेशंस दी, जो हमारी इतलात के मुताबिक, मैंने 2 स्टोरीज भी उसके ऊपर की, 500 से 700 अरब रुपए की सेविंग्स हैं। हमें सिर्फ टैक्स रेवेन्यूज की तरफ नहीं बढ़ना, अपने जो एक्सपेंडिचर साइड है उसको भी मैं समझता हूं देखने की जरूरत है, और उस पे जहां जहां पे कट लगाया जा सकता है उसको लगाने की जरूरत है। बड़ी मेजर रिकमेंडेशंस दी हैं इन्होंने और इनकी कमेटी ने। अब देखना यह है कि ये एक गवर्नमेंट जो कि बिल्कुल ट्रांजिशन के स्टेज पे है, जिसका अपना टेन्योर कंप्लीट होने वाला है, नहीं तो 80 वजीर हैं, 80 वज़रा हैं इसमें मेहताब हैदर साहब, 80 वज़रा हैं। यही तो मैं कह रहा हूं डॉक्टर साहब, सिर्फ 80 वज़रा नहीं है। पार्लियामेंटेरियंस को जो डोल आउट एक यानी मॉनिटरिंग के बगैर जो यानी 50-50 5-5 करोड़ रुपया जो है एसडीजीज अचीवमेंट के प्रोग्राम पे दिया गया है, उसके लिए 90 अरब रुपया रखा हुआ है। इसकी क्या जस्टिफिकेशन है? तो ये प्रोग्राम खत्म करने की वैसे इस कमेटी ने तजवीज़ दी है। डॉक्टर साहब ज्यादा इस कमेटी के बारे में बेहतर बता सकते हैं कि इनकी तजावीज़ क्या हैं और उनका टोटल इंपैक्ट कितना है। नहीं, मेरा सवाल अपनी जगह, सियासी अमांगी आपने कहा ना कि होना चाहिए,
लेकिन नहीं हो रही। मतलब एक है कि हम सब चाहते हैं कि हो जाए और होनी चाहिए और बिल्कुल, लेकिन नहीं हो रही। अब अगर नहीं हो रही तो क्या होगा, ये मेरा सवाल। सर, अगर सियासी हमांगी नहीं होगी तो ये मुल्क ज्यादा तेजी से क्राइसिस की तरफ जाएगा। अब हम अफोर्ड उस साइड तक नहीं कर सकते। देखें, सियासी हमांगी का मतलब ये तो नहीं है कि तमाम पार्टीज एक एजेंडा के ऊपर जो है वो मुत्तफिक हो जाएं, लेकिन 2 3 4 चीजों के ऊपर इनको बैठ के बात करनी पड़ेगी। अगर हम बात नहीं करेंगे, श्रीलंका में जब उनका इकोनॉमिक क्राइसिस आया तो एक तरफ पॉलिटिकल क्राइसिस भी था, तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट देख लिया उन्होंने। क्या हम उस तरह का चाहते हैं और ये अफोर्ड कर सकते हैं? श्रीलंका एक छोटा सा मुल्क था, पाकिस्तान की जो यूथ है वही सिर्फ 150 मिलियन के लगभग लोग हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस टाइम हम अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं, लेकिन नहीं हो रहा ना, नहीं हो रही एक चीज, नहीं हो रहा तो फिर सर हम क्राइसिस को खुद दावत दे रहे हैं और क्राइसिस हमारे दरवाजे पे खड़ा है। जी फरूख सलीम साहब, सियासी हमांगी तो नहीं पैदा हो रही, अब क्या करना है बताएं। ये अगर कंडीशन है उनकी कि सियासी हमांगी भी पैदा करें और नहीं पैदा हो रही, अब क्या करना है? डॉक्टर साहब, मेरे नज़दीक ये बड़ी कंडीशंस जो हैं वो तकरीबन उसमें लेन देन, उसमें किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज आईएमएफ के साथ हो जाएगा। जहां मामला अटक गया है वो गैस और बिजली के हवाले से जो 685 अरब रुपए का हमने खसारा कर डाला है, और जो हमने अपना मंसूबा बना के उनको दिया था कि हम ये काम करना चाहते हैं, वो आप याद कीजिए कि पिछले 3 सालों से बल्कि 4 सालों से हम झूठ बोल रहे हैं। हम उमर अयूब साहब की वजारत के दौरान मुझे याद है कि वो हमें टीवी पे आके बताया करते थे कि हमने ये कर दिया और हमने वो कर दिया, और असल में जब फिगर सामने आई तो कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि जो 1100 अरब का गर्दिशी कर्जा था 2018 में, आज मेहताब साहब आपको बताएंगे कि कहीं वो 2600 अरब पे पहुंच गया। जो गैस का गर्दिशी कर्जा था 2018 में कहीं 350 अरब का, मेहताब साहब कंफर्म करेंगे कि वो कहीं 1600 अरब पे पहुंच नहीं, गया। मेरा सवाल यह है कि अब अगर सियासी हमांगी नहीं होती तो अब तो दिनों दिनों का खेल है ना। वो 3 दिन तो खराबी हुई है उनके साथ बातचीत, अब रह गए 2 4 दिन और 5 दिन। जी टाइम इज अप। अब वक्त नहीं है हमारे पास बचा। ये अगले, अब आप समझिए कि हफ्तों का खेल है, ये महीनों का भी मामला अब नहीं बचा। हमने जो कुछ भी करना है वो हमने तय करना है। हमने 2 ममालिक को सामने रखना है, एक श्रीलंका है और एक नहीं, बांग्लादेश। मेरा सवाल वो नहीं है। मेरा सवाल ये है कि अगर पॉलिटिकली हम इकट्ठे नहीं हो रहे तो क्या करेगी आईएमएफ? ये उन्होंने सवाल, ओपनिंग सवाल था उनका कि सियासी अदम इस्तेकाम। इसका जवाब मेहताब साहब ने बिल्कुल ठीक दिया है कि वहां पे श्रीलंका में भी सियासी इंतशार था, और वहां फिर आप देख लीजिए कि उनका क्या हाल हुआ। तो अगर तो हम उस सिमत में जाना चाहते हैं तो फिर कोई हमें रोक नहीं सकता उस सिमत में जाने। जी मेहताब हैदर साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे मैं पूछूंगा कि यानी अगर फर्ज करें इमरान खान साहब ने जैसे आज कहा कि मैं शहबाज शरीफ के साथ, इन लोगों के साथ क्यों बैठूं, ये तो साजिश करके आए हैं, और तो मतलब है कि ये तो अभी 2 4 5 दिनों का है ना। 9 तारीख तक हमने ये सारे टेक्स्ट भी डालने हैं, उनकी बातें भी सुननी है, बातें भी माननी है, और फिर ये कि मतलब इलेक्शन होगा नहीं होगा, पार्लियामेंट का एक्ट आएगा, बिल आएगा, ये होगा। तो ये कैसे 4 5 दिन में हो जाएगा? जब ये क्या क्या लग रहा है आपको? देखिए डॉक्टर साहब, इसका तरीक़ेकार ये होता है कि एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद वो सर्टन प्रायर एक्शंस रखते हैं। उन प्रायर एक्शंस के अंदर 15 से 20 दिनों में एग्जीक्यूटिव बोर्ड के पास उनकी रिपोर्ट जाती है और वो बोर्ड उनका अप्रूव कर देता है। बुनियादी तौर पे कंसेंसस से उनकी मुराद ये है कि आप पार्लियामेंट के अंदर ये अगर पहले ऑर्डिनेंस लाएं, ऑर्डिनेंस के बाद उसको बिल की सूरत में पार्लियामेंट के अंदर लेकर जाएं और पार्लियामेंट से उसको पास करवाएं। पार्लियामेंट से पास करवाने का मतलब उनका कंसेंसस है। जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन है, मसला यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा कि डॉक्टर साहब हम ये प्रोग्राम रिवाइव हो जाएगा। तो मसला ये है कि जून में ये आईएमएफ का प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। जून के बाद जो अगले 3 साल हैं, और ये आईएमएफ के कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स में आपके सामने रख रहा हूं कि पाकिस्तान को नेक्स्ट 3 इयर्स के दौरान $78 बिलियन चाहिए। तो चाहे इमरान खान साहब की हुकूमत आए, चाहे पीडीएम की आए, चाहे टेक्नोक्रेट्स की आए, जिस किसी की भी आए, आईएमएफ का प्रोग्राम में दोबारा जाना पड़ेगा और दोबारा से ये सारी चीजें और ये एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी।
उस टाइम तक जब तक हम अपने हाउस को इन ऑर्डर नहीं कर लेते। 78 बिलियन चाहिए हमें आइंदा 3 साल के दौरान, 3 सालों में। ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स में आपको दे रहा हूं, ये उससे ज्यादा ही होंगे, जिसमें हमारी एक्सटर्नल डेट की रिक्वायरमेंट्स शामिल है और अभी हम डेफिसिट है। 1 बिलियन के लिए हम मतलब $1 बिलियन के लिए हम मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आईएमएफ का जो भी हुकूमत आ जाए, आईएमएफ का एक और प्रोग्राम लेना पड़ेगा, या हम ये तय करें हम बैठ के इस मुल्क के अंदर कि हमने अपनी चादर को देखकर अपने पांव फैलाने हैं। अगर ये नहीं होगा तो आईएमएफ का प्रोग्राम इज राइटिंग ऑन द वॉल, ये कोई भी आ जाए उसके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा जो डॉलर्स हमारी कैपेसिटी है वो नहीं है, और आईएमएफ की बैकिंग के बगैर ये डॉलर्स जनरेट नहीं हो सकते। मल्टीलैटरल और बायलैटरल वो आईएमएफ की स्टैम्प्ड अप्रूवल का इंतजार करते हैं। इसलिए इमरान खान साहब को भी मैं समझता हूं और ये कहता हूं कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस को एक साइड पे रखें, सब मिल बैठ के बात करें, और मिनिमम एजेंडा के ऊपर जो है वो कम से कम इकोनॉमी के ऊपर जो है उनका कहना ये है, वो बैठे और बात करें। इस पे चलें। आपने बात बता दी, वो खान साहब ये कह रहे हैं कि जी इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं, एक तरफ गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये भी तो मामला है ना। या तो कोई माहौल ऐसा बने कि जिसमें बैठ के बातचीत हो, इस्तीफे मंजूर हो गए सारे, वो शायद नहीं होने चाहिए थे। अब इस पे ज़ाहिर सियासी बात हो जाएगी। मैं आपसे पता नहीं आप इस पर तबसरा करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, लेकिन ये कि पॉलिटिकल टर्मोइल तो पैदा किया भी जा रहा है ना। मतलब दोनों फरीक ही तुले हुए हैं कि एक दूसरे को, मतलब देखें ना, गिरफ्तारियां हो रही हैं, शेख रशीद, ये आगे पीछे, एक अदम इस्तेकाम। और मेरा नहीं ख्याल कि आईएमएफ या बाकी मुल्कों से जो लोग आए हुए हैं कोई भी शख्स शेख रशीद साहब को नहीं जानता होगा कि वो इतनी दफा वजीर रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो ये वो देख रहे हैं कि दारुल हुकूमत में ये हो रहा है, और यहाँ यहीं पर आईएमएफ भी बैठी है, मुजाहरे हो रहे हैं यहाँ पे से, तो वो उनके लिए एक चीज तो है ना, एक इशू तो है उनके लिए बहुत बड़ा। मैं समझता हूं जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वो एक पाकिस्तान की इकोनॉमी और पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसको बड़े करीब से देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, उस पर अपना वो देख रहे हैं इन चीज़ों को। और ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का जो इशू है, अगर ये प्रोग्राम रिवाइव भी हो जाता है तो आप देखिएगा जब आईएमएफ की रिपोर्ट आएगी, जो कि एक्सपेक्टेड है कि अगर ये सारा कुछ स्मूथ हुआ तो मार्च में आएगी, उसमें आप देखिएगा कि वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को वो मेजर रिस्क करार दे देंगे इस पूरे प्रोग्राम के लिए। वो पहले भी करार दे रहे हैं, लेकिन इस दफा वो ज्यादा शिद्दत के साथ इन चीजों का इजहार करेंगे। मेहताब हैदर साहब बहुत शुक्रिया आपका, और फरोज अली साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपने इससे पहले के इस मौजू को आगे बढ़ाए, ब्रेक एक ले लेते हैं, ब्रेक लें, क्योंकि देखें अदम इस्तेकाम तो बढ़ने जा रहे हैं, गिरफ्तारियां मजीद हैं, गिरफ्तारियां, जमानतें, गिरफ्तारियां, जमानतें, और ये टकराव, और साथ ही जो दहशतगर्दी के मामलात हैं, जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, उस पर बात करते हैं वापस आके ब्रेक से। नाज़रीन एक ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं हमारे साथ। और महंगाई का तूफान। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने भी जो है आज बात की। उन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा है और अगर मुझे कुछ हुआ तो हुकूमत जिम्मेदार होगी। देखें बात यह है सारी कि ये जो सियासी अदम इस्तेकाम है ना, ये नहीं थमेगा। मैंने आपसे कहा ना, गिरफ्तारियां, देखिए वो लोग भी यहाँ पे बैठे हैं, आईएमएफ के लोग भी यहाँ पे, उनकी टीम मौजूद है, वो भी देख रहे हैं, सब हो रहा है मामला। इस वक्त इस अदम इस्तेकाम को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत है। इमरान रियाज जो है उनको गिरफ्तार किया गया, फिर उनको आज रिहा हो गए। शेख रशीद साहब का मामला कहाँ जाता है, मरी की तरफ, सिंध की तरफ, क्या, तो वो यहीं बैठे हैं, वो यहाँ बैठ के ये मामला देख रहे हैं कि इन चीज़ों को थोड़ा सा टाला भी जा सकता था, लेकिन नहीं टाला गया, और उसके नतीजे में एक अदम इस्तेकाम बढ़ रहा है। ठीक है, और इसको पकड़ना है, अब उसको पकड़ना है, उसको, उसमें इमरान खान साहब आज इसमें पुल आउट हो गए। और अब अच्छा हुआ गलत हुआ उनकी पार्टियों का फैसला है, पॉलिटिकल पार्टी हैं, लेकिन उसके नतीजे में जो मुल्क है ना इसमें, वो देखें, मैं रोज़ ये बात कहता हूँ कि देखें खित्ते के वाक़यात, ये जंग ख़राब हो रही है यूक्रेन की, मैं फिर याद दिलाता हूँ। ठीक है, वहाँ पे अगर अमेरिका और बाकी ममालिक जो हैं वो उनको मज़ीद असलाह देते हैं, उसके नतीजे में जो दे रहे हैं, तो उसके नतीजे में, अच्छा फिर वो एंथनी ब्लिंकन ने जाना है, तो आज एक बड़ा सा गुब्बारा, बड़ा सा बैलून, एक सर्वेलेंस बैलून जो है वो चाइना से उसने उड़ान भरी, और उसके बाद वो कनाडा से होता हुआ उनके मोंटाना स्टेट के ऊपर वो घूम रहा है।
उनके F-22 तैयारे फ्लाई कर गए पेंटागन के कि इसको शूट डाउन करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि इसका जो मलबा है वो नीचे आबादी पे गिरेगा और ये क्यों वहाँ पे घूम रहा है किसी को नहीं पता, क्योंकि उनका कहना ये है, उनके जो बहुत से लोग हैं, कि इस बैलून से तो क्या इंटेलिजेंस, हाँ इंटेलिजेंस क्या मिलेगी, इससे ज़्यादा तो उनकी जो ऊपर सैटेलाइट है वो सैटेलाइट से ही इमेजरी करके नीचे बहुत ज़्यादा देख सकते हैं। तो वो एक मामला बड़ा अजीब सा है। फिर उसके बाद दूसरी बात जो है वो ये है कि तो वो एक बैलून उनका एक बड़े उसने मसाइल पैदा किए। फिर दूसरी बात ये है कि जो यहाँ पे ये आप देखें कि एंथनी ब्लिंकन वहाँ पे हैं, कुछ ये मिस्र का क्राइसिस भी तो है ना, IMF वाला, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं, उसमें मैं अभी डिटेल में बात नहीं करना चाह रहा, कि मिस्र के और सऊदी अरब के ताल्लुकात खलीजी रियासतों के ठीक नहीं है, मिस्र के, इजिप्ट के, ठीक है, जो सपोर्ट इजिप्ट को मिली मुख्तलिफ हवालों से वो अब नहीं है, इसके इंडिकेटर्स आ रहे हैं सऊदी अरेबिया और UAE की तरफ से। और किंग अब्दुल्ला जो हैं उनकी बाइडन से मुलाकात हुई है, और बाइडन से उनकी वहाँ पे मुलाकात हुई है और उन्होंने वही बात की है, क्योंकि उनको भी कुछ, जॉर्डन को भी कुछ उनके इश्यूज हैं यहाँ पे सऊदी अरेबिया के साथ। तो देखते हैं कि वहाँ पर उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल हमारे जो हाशमी ख़ानदान है उनका ही है कि वो मस्जिद अक्सा और यरूशलेम और सारे जो जगह हैं उनकी मतलब उनके पास है उनका सारा इंतज़ाम, तो हम तो जाने नहीं देंगे। और उन्होंने कहा ये हमारा इशू बहुत संगीन और बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, अब दरमियान में एक और इशू हो गया है। देखिए, अदानी ग्रुप, पहले भी बात की थी, उस पर और बात करेंगे। 110 बिलियन डॉलर्स 4 दिनों में उनके लूज हो गए हैं। यानी पूरी दुनिया में अडानी ग्रुप जो है, और ये खुद नहीं डूबा अडानी ग्रुप इंडिया का, मैं यहां पे आपको सिर्फ ब्लूमबर्ग दिखा रहा हूं जो 12वीं स्लाइड है, कि अडानी 108 बिलियन क्राइसिस शेक्स इन्वेस्टर्स फेथ इन इंडिया। अच्छा, अब यानी हुआ ये है कि वो आप स्टार्ट करें, उसमें मिडिल ईस्ट की कंपनीज डूब गई हैं, उसमें वॉलमार्ट डूब गई, जो जो अटैच था वो साथ इनके डूबता चला गया। CNN ये कह रहा है कि अडानी मार्केट राउट डीपन्स इट अप्रोच ब्रिंग्स इंडियन पार्लियामेंट टू अ हॉल्ट। पार्लियामेंट के अंदर इशू खड़ा हो गया है कि ये तो मोदी के साथ थे, ये कैसे हुआ, ये हुआ, लेकिन वो चूंकि इसका ग्लोबल इंपैक्ट हुआ है, ठीक है। न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि द मुगल लॉस्ट टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन डेज, व्हाट हैपेंड। ये 110 बिलियन डॉलर, 110 बिलियन डॉलर्स उस बंदे के वाइप आउट हो गए हैं। और ये ब्लूमबर्ग ही कह रहा है कि बिलियनर्स फ्रॉम हांगकांग टू अरकानसस एक्सपोज टू अदानी क्रैश। अब वो पूरी दुनिया के जो बिलियनर्स हैं, ठीक है ना, वो जनाब उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, पार्टनरशिप की हुई है, आगे पीछे फ्रांस में, इधर उधर डायनेस्टीज, बादशाह, शहजादे, सदर, वो सारा का सारा जो है, वो एक रिपोर्ट जो है, वो रिपोर्ट आई कि ये हैंकी पैंकी हुई है इसमें, ठीक है। और वो उसने वो चेन रिएक्शन शुरू हुआ और वो ऊपर टॉप 10 से भी शायद नीचे गिर के, और एक अब वहां पर ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस है। कई मुल्कों की तो जीडीपी, कई मुल्कों को मिला लें उनकी जीडीपी से ज्यादा नुकसान हो गया 4 दिनों में, और ये ऐसे क्रैश हुआ है। और आज फिर उसके बाद उनकी इंडिया में जो उनका बैंकिंग सेक्टर है, क्योंकि फेथ खत्म हो गया लोगों का, भाई ये क्या हुआ है, अचानक पैसा डूब गया, तो वो उन्होंने कहा कि नहीं हमारे बैंक स्टेबल है, सब कुछ स्टेबल है। लेकिन एक बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस इंडिया के सबसे, इंडिया के क्या, एशिया के सबसे अमीर और दुनिया के तीसरे अमीर शख्स, वो नीचे गिर के टक 4 दिनों में जो है पूरी मलियामेट हो गई, पूरी एम्पायर। और ये आगे की तरफ अभी क्राइसिस बढ़ेगा। अल्लाह खैर करे सर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। ये अजीब स्टोरी है अदानी ग्रुप की जो है क्रैश, ये एक अजीब स्टोरी है दुनिया की जो इकोनॉमीज में इस वक्त होना। जी 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 बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।